हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के डीपीपी पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फंसा देता है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है। बट मेरे धुरंधर दोस्तों को पता है कि इन फंसे हुए जाल से कैसे बाहर आना है। तो ये पूरा इंटायरली टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं इतना मस्त तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए सर, हम लोग आंसर दे पाएंगे भाई। तो टॉपिक का नाम है बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि हम लोगों ने जब 3 टॉपिक पढ़े तो बेहद आसान लगे। क्यों? क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं क्लास 9th का ही कहीं ना कहीं ट्रांसफर करा हुआ टॉपिक था, इसलिए हमसे बन गया। मगर यहाँ पे जैसे ही 4th टॉपिक पे आते हैं तो उलझने थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है। बट मैं जब आपके साथ हूं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। What historical development significantly contributed to the rise of nationalism in 18th century Europe? 18th century यूरोप में rise of nationalism में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? तो दिमाग में थोड़ा सा हम लोगों को टॉपिक तो लाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था क्लास में कि इस यूरोप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रल यूरोप, ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये दोस्तों हो गया हमारा ईस्ट यूरोप। ठीक बात है। चलिए अब हमें ये पता था कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में तो अच्छे खासे क्या हो रहे हैं भाई, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और पैसा देने वाले कौन थे भैया? पीजेंट्स थे। बट धीरे धीरे करके यहाँ पे वेस्ट एरिया में मिडिल क्लास आने लगती है, वर्किंग क्लास आने लगती है, और वेस्ट एरिया भी धीरे धीरे करके डोमिनेंस शो करने लगता है, और आगे चल के ही ये कहीं ना कहीं रिवॉल्ट करता है। ये बात हम लोग का एग्जाम तक के याद रखनी है भाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ही नया रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है ना भाई। चलिए अब यहाँ पे जो एनलाइटमेंट बोला है, तो एनलाइटमेंट तो यहाँ पे नहीं था सर। एनलाइटमेंट में ये बात याद रखनी है कि एक हाथ में चार्टर बुक थी जिसको हम लोग राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स कहते हैं, और एक हाथ में था टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाता है कि हम लोग को ये रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इस हिसाब से आंसर होना चाहिए हमारा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग सोशल ग्रुप प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। सर फॉस्टरिंग का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश कर देना, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो वो क्या नोबल्स थे, क्या क्लर्की थे, क्या बॉर्गियोजिस थे, या तो पीजेंट्री थे? ठीक है भाई, तो आपको याद रखना चाहिए कि बॉर्गियोजी जो है वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मगर वो थोड़ा सा वेल्दियर रहते हैं। मतलब मिडिल क्लास तो है मगर थोड़े से पैसे वाले जो है उनको हम लोग बॉर्जियोसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बॉर्जियोसी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा सर बॉर्जियोसी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है which factor challenged existing power structures and laid the groundwork for nationalist movement? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बेस बनाने का काम करते हैं? क्या वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, क्या पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था, क्या रिलीजियस रिफॉर्म था, या यहाँ पे कल्चरल कंजर्वेटिज्म था? तो आपको याद रखना है भाई कि यहाँ पे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के कारण ही ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, और रिवॉल्ट बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि लुई 16 की बात करें, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर की बात करें, डायरेक्टरी रूल की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, कहीं ना कहीं फ्रेंच सिटीजन का कंटिन्यूसली लॉस हो रहा था, और उसी से ये कहीं ना कहीं रिकवर करना यहाँ पे चाहते थे दोस्तों। आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बोलता है नेशनलिज्म ऑफ्टन एम्फसाइज द आइडिया ऑफ डैश
अमंग पीपल, नेशनलिज्म कौन सा आइडिया देता है लोगों के बीच में? शेयरिंग कॉमन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या कल्चरल होमोजेनिटी। तो आपको ये याद है कि यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो हम लोग को देता है पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसमें हम लोग अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उस सीट पे वो बने नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए यहाँ पे। तो याद रखना है हम लोग को भैया, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देता है और क्या देता है भैया, कल्चरल होमोजेनिटी भी देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक इक्वालिटी थोड़ा बहुत पार्ट कवर करते हैं, बट 100% जो है बैकग्राउंड कौन करता है भाई क्लियर, तो कल्चरल होमोजेनिटी करती है, ये याद रखिएगा एग्जाम में। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया भैया, डी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। द इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू डिमांड्स फॉर डैश एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सोशल इक्वालिटी की डिमांड होगी, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस की डिमांड होगी, कल्चरल डाइवर्सिटी की डिमांड होगी या रिलीजियस फ्रीडम की डिमांड होगी। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में किस चीज़ की डिमांड कर रहे होंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो जाहिर सी बात है भाई, पॉलिटिकल के साथ कौन सा रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो सर होता है सोशल रिप्रेजेंटेशन। तो सोशल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के आगे बढ़ने के लिए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, सोशल इक्वालिटी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भाई हमें, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों को क्या बोलता है, मर्केंटिलिज्म या तो प्रोटेक्शनिज्म या बोलता है फ्री ट्रेड या बोलता है आइसोनियलिज्म। ठीक है भाई, तो आपको ये याद है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी होती है जिसमें हम लोगों को बचाया जा सकता है और कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करती है। याद रखिएगा, प्रोटेक्शनिज्म याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इकोनॉमिक प्रिंसिपल एडवोकेटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड रिमूवल ऑफ द अनजस्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स। मैंने कहा था आपसे कि ट्रेड बैरियर्स यहाँ पे हटाना है। ज़ोल्वेरिन क्लब 1834 में लोगों ने इसीलिए ज्वाइन करा था ताकि टैरिफ बैरियर से हम लोगों को मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा, लिबरलिज्म आएगा या तो यहाँ पे मार्क्सिज्म आएगा, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो भाई बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो हमें पता है लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम होता है और फ्रीडम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इकोनॉमिक फील्ड में भाई। ठीक है, तो हम लोगों को ये याद भी है कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करे थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच इनिशिएटिव एम्ड टू रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स एंड यूनिफाई इकोनॉमिक टेरिटरी इन यूरोप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विच इनिशिएटिव एम्ड टू रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स एंड यूनिफाई इकोनॉमिक टेरिटरी इन यूरोप। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, कांग्रेस ऑफ वियना, फॉर्मेशन ऑफ द ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन या ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ठीक है भैया, क्या था, तो हमें याद रखना है भैया क्या होना चाहिए, ज़ोल्वेरिन के कारण हुआ था सब कुछ, ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन के कारण। इसको 1834 में लाया गया था और यहाँ पे प्रूशिया के थ्रू जब लाया गया तो बहुत सारे नेशन स्टेट्स को यहाँ पे ज्वाइन भी किया गया ये ज़ोल्वेरिन क्लब के थ्रू। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, बोलता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म aimed to create a unified economic territory allowing the unhindered movement of dash goods and services, labor and capital, raw material and resources and investment and profit। तो भैया बताना है क्या मूवमेंट होगा, तो हमें याद रखना है सर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा, है ना भाई। चलिए तो क्या होगा भैया, लेबर एंड कैपिटल का मूवमेंट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो बात करनी है भैया, हम लोगों ने तीनों चीज़ों की बात करी थी, याद करो। हम लोगों ने बोला था भैया गुड्स, सर्विसेज, पीपल और कैपिटल। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आएगी, लेबर एंड कैपिटल भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड डैश एंड प्रमोटेड नेशनल यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज, सोशल मोबिलिटी या ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। तो भाई इसके कारण क्या हुआ भाई, तो इसके कारण हमारा फायदा होता है कि ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी जो है वो हमारी जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या कहते हैं यहाँ पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजायर फॉर डैश अमंग द पीपल यूनाइटेड बाय द कॉमन आइडेंटिटीज। ठीक है भैया, तो कैसे पता चलेगा भैया, यूनिटी से पता चलेगा उनके कि ये कॉमन आइडेंटिटी के है भी कि नहीं है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
led to the formation of the dash, the industrial revolution led to the formation of dash, किस चीज की तरफ बढ़ावा देता है, dash, which played a crucial role in fostering nationalist sentiment। क्या ये यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, कौन बढ़ाते हैं इसको, तो सर मिडिल क्लास जो है वो इनको बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म ऑफ्टन इन्वॉल्व द एजर्शन ऑफ डैश सोवेरेनिटी एंड ऑटोनॉमी अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन। तो बताइए क्या भाई, तो हम लोगों को याद रखना है नेशनल सोवेरेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फॉरेन डोमिनेशन को जो है पूरी तरीके से खत्म करती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आइडियाज ऑफ डैश एम्फेसाइजिंग कल्चरल यूनिकनेस एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। किसके कारण ये सब बड़ा भाई, तो कहीं ना कहीं जर्मनी का यूनिफिकेशन समझ में आ गया, रोमांटिसिज्म। क्या था दोस्तों, रोमांटिसिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन fueled nationalist movement by inspiring the idea of dash among citizens। तो क्या होता है भाई, equality among the citizens। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या कहता है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एम्ड टू क्रिएट अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउ द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ, क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड, भाई जल्दी से बताओ, कैपिटल। क्या होना चाहिए, गुड्स एंड कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड डैश एंड प्रमोटेड नेशनल यूनिफिकेशन। क्या होता है भाई, मोबिलिटी। क्या होती है दोस्तों यहाँ पे, मोबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन एम्ड टू रिड्यूस डैश एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्या होना चाहिए भैया, क्या हटाना चाहिए, तो ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे तो भाई हमारा फायदा याद रहेगा कि भाई हम लोगों को कहीं ना कहीं पैसे कम देने पड़ेंगे, तो ट्रेड बैरियर जो है या हम लोग बोले टैरिफ बैरियर हटाने से फायदा होता है काफी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इमरजेंस ऑफ ए यूनिफाइड करेंसी सिस्टम रिड्यूस द डैश एंड फैसिलिटेटेड ट्रेड। तो इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, करेंसी फ्लक्चुएशन। लास्ट हम लोग आते हैं भाई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म एम्ड टू हार्नेस डैश इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। आपको पता है भाई क्या होता है यहाँ पे, तो होता है सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स की बात करें, जो कि बहुत आसान होता है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आंसर देना होता है और कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर, तो ट्रू और फॉल्स सबसे जल्दी से होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास हैड मिनिमल इंपैक्ट ऑन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जो इमरजेंस है मिडिल क्लास का वो बहुत कम इंपैक्ट डालता है नेशनलिज्म पे। क्या ये बात सही कही गई है या गलत कही गई है, बिल्कुल गलत कही गई है दोस्तों, इन्हीं ने तो सब कुछ किया था, तो ये बात गलत हो गई है ना। नेशनलिज्म टिपिकली इमर्ज इन रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल होमोजेनिटी। बताइए भाई सही है कि गलत है, तो नेशनलिज्म जो है कहीं ना कहीं रीजन्स में कल्चर को होमोजीन करता है, मतलब कहीं ना कहीं मिलाने का काम करता है, बिल्कुल गलत बात है। द एनलाइटमेंट एरा contributed to the rise of nationalist sentiment by promoting the ideas of equality and popular sovereignty। अब बताइए भाई सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, तो ट्रू होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड सोशल कंजर्वेटिज्म। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है स्टैग्नेंट हो गया एक जगह पे और सोशल कंजर्वेटिज्म आ गया यहाँ पे। वर कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पे स्टैग्नेशन की बात नहीं कर रहे थे हम लोग, तो आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्लेड अ माइनर रोल इन शेपिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट अक्रॉस यूरोप। अब बताइए भाई सही है कि नहीं है, बिल्कुल गलत बात है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है, बोलता है इकोनॉमिक नेशनलिज्म हिंडर्ड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल अक्रॉस यूरोपियन टेरिटरीज। तो ये बात सही है कि गलत है भाई, बिल्कुल है सही। चलिए ट्रू, आगे बढ़ता है। लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक टर्म्स एडवोकेटेड फॉर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मार्केट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिल्कुल गलत भाई, ठीक है, फॉल्स होगा इसका आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ Zollverein कस्टम यूनियन contributed टू द रिडक्शन ऑफ टैरिफ बैरियर्स इन यूरोप। तो ये सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही कहा। टैरिफ बैरियर खत्म करने के लिए Zollverein 1834 में बनाया गया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हिंडर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। तो ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल गलत बात है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एम्ड टू प्रमोट प्रोटेक्शनिज्म एंड आइसोलेशनिज्म। ठीक है भाई, बताइए सही कि गलत, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग
आ जाते हैं एजर्शन और रीजन की तरफ। बोलता है द राइज ऑफ मिडिल क्लास was a significant factor in challenging traditional power structures and fostering nationalist sentiment। ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जब मिडिल क्लास बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज बढ़े उसके लिए ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स में और कहीं ना कहीं फॉस्टरिंग नेशनल सेंटिमेंट। आगे बढ़ता है इसका रीजन, द मिडिल क्लास एडवोकेटेड फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वालिटी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही कही गई है सर, ट्रू बात है ये यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्यूल्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अक्रॉस यूरोप। तो नेशनलिज्म में अगर हम लोग बात करें या हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं फ्यूल भरी 14 जुलाई 1789 के फ्यूल। इट प्रमोटेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच रेजोनेटेड विद नेशनलिस्ट एस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की तो बात हुई है भैया, बिल्कुल सही बात करी है आपने, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है कहीं ना कहीं रुकावटें डालता है किसमें भाई? ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट में। नेशनलिज्म ऑफ्टन इमर्ज इन रीजन्स एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल मोबिलिटी। ये बात बिल्कुल गलत कही गई है दोस्तों, तो आंसर इसका होना चाहिए यहाँ पे फॉल्स, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लर्गी प्लेड अ पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, इन फॉस्टरिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18वीं जो सदी है, मतलब 1701 से लेकर 1799, उसमें जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है कहीं ना कहीं क्लर्गी का बहुत बड़ा रोल था? नहीं था भाई, कोई रोल नहीं था। रिलीजियस रिफॉर्म लेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनल चर्चेस विच प्रमोटेड यूनिटी अमंग द डाइवर्स। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो था ही नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका गलत होना चाहिए, फॉल्स, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं नेशनलिज्म इन यूरोप को खत्म कर दिया, गलत बात है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वाइडेंड लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट एंड अंडरमाइनिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। बिल्कुल गलत बात कही गई है, उल्टी बात कह रहे हो भाई, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ोलवेयर इन कस्टम यूनियन contributed to the reduction of tariff barriers in Europe। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। The aim to increase protectionism among the European nation। बिल्कुल, ये एम तो बिल्कुल नहीं था इसका, ठीक है भाई। चलिए, तो एक बात तो क्या हो गई? गलत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द राइज ऑफ मिडिल क्लास प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म। द मिडिल क्लास एडवोकेटेड फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। बिल्कुल सही बात करी गई है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इन यूरोप। कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करी क्या भाई यहाँ पे? इट प्रमोटेड प्रोटेक्शनिज्म एंड रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ये बात बिल्कुल जो है वो सही दी गई है। आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सचेंजेस इन यूरोप। It promoted mobility and connectivity, fostering economic and social interaction। बिल्कुल सही बात की गई है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग हमारे सामने आ गया है। हमें दो अलग अलग पार्ट्स में दिया गया है मैच द फॉलोइंग। इवेंट कॉन्सेप्ट दिया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया। द रेनाइसेंस हमें बताना है क्या होता है, द एनलाइटमेंट बताना होता है और रोमांटिसिज्म बताना होता है। ये तीन अलग अलग टाइप से हम लोगों को इसका मैच दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि रेनाइसेंस का मतलब क्या है, एनलाइटमेंट का मतलब क्या और रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेनाइसेंस का मतलब होता है रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल हेरिटेज एंड नेशनल हिस्टोरीज, ठीक है। दूसरा, एनलाइटमेंट का मतलब होता है इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। मतलब बाहर का कोई भी हमारी कंट्री के कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। फ्यूल्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थ्रू द प्रमोशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ये रोमांटिसिज्म का मतलब होता है। ये जर्मनी में बहुत काम आया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या सिखाता है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या सिखाता है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या सिखाता है हम लोग को। ये तीन हमें अलग अलग बातें दी गई है, इसको हम लोगों को मैच करके बताना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाता है फ्यूल्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बाय प्रमोटिंग आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेन दो ही पिलर थे, एक तो लिबर्टी और दूसरा था इक्वालिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लेड टू द इकोनॉमिक एंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉस्टरिंग डिमांड, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ाता है और फॉर पॉलिटिकल
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लोगों की बड़ी इंटरेस्ट हो जाती है कि अभी हम लोगों को अब लीडर बनने का है। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया क्या कहती है, मार्क द एंड ऑफ रिलीजियस वॉर्स एंड इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स, और ये कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सिस्टम खत्म होता है और ट्रीटी के बाद कहीं ना कहीं अब नेशन स्टेट बनना यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डीपीपी जो है 4 खत्म होता है, और 4 खत्म होने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक द बिगनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है कहीं ना कहीं कैसे शुरुआत होती है राष्ट्रवाद की, ये सारी हम लोगों ने कहानी समझी, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है वो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दे रहा है। आप इस टॉपिक के खत्म होते से ही आप लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको डाउनलोड करें, आप क्वेश्चंस ढूंढे और उसके बाद फटाफट क्या करना है भाई, आंसर देना है, ताकि मैं आपका डीपीपी सॉल्यूशन में आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों के लिए आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, लोगों तक के पहुंचाने का काम आपका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे तो फायदा आपका होगा, फ्यूचर अच्छा होगा तो आप ही को सारी चीज़ें जो है वो फायदे में दिखेंगी। तो ये सारा सेशन जो रहा एकदम बहुत शानदार तरीके से लर्निंग सेशन रहा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।